हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये टॉपिक जो है ये क्लास 10th जो एनआईएस के बच्चे हैं, एनआईएस के बच्चे क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं, आज जो उन बच्चों के लिए एसएसटी जो विषय है जिसका सब्जेक्ट कोड 213 है। ठीक है, तो आज एसएसटी विषय को ध्यान में रखते हुए जो है ये वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो में हम आज जो है एक प्रैक्टिस पेपर करेंगे जिसमें जो है बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये आपके फाइनल पेपर को ध्यान में रखते हुए इसकी वीडियो बनाई गई है। तो ये प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पेपर को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के बनाई है ये काफी बेनिफिशियल होगी आपके लिए, इसीलिए इस वीडियो को पूरे तरीके से देखिएगा और जो भी क्वेश्चंस आप देखें उनकी लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए बेटा, ताकि आप अपने एग्जाम में और अच्छे से जो है क्वेश्चंस को लिख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान विषय सब्जेक्ट को 2 से 13 दिया हुआ है और 100 नंबर का पेपर है और 3 घंटे का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, ये इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही है जैसे एग्जाम में दी गई है होती हैं, वैसी इंस्ट्रक्शंस है। तो हम सीधे जो है अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको सेक्शन ए दिया हुआ है, इस सेक्शन ए में आपको पहला क्वेश्चन दिया है, वो ये पूछा गया है कि पुनर्जागरण काल में यूरोप में निम्न में से किस क्षेत्र में गहन परिवर्तन देखे। तो इसका जो सही आंसर है वह है आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला सवाल अथवा में जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा काल यूरोप के पुनर्जागरण से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैज्ञानिक जांच का युग। अगला सेकंड क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न नंबर 2 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 1750 से 1850। अगला सवाल है अथवा में पूछा गया है, कहता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रणाली का विकास हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, कारखाना प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में बात करता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है निम्नलिखित में से दास कैपिटल क्या है, ये किताब है। ठीक है, ये दास कैपिटल जो है ये एक बुक है और ये बुक किसने लिखी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने ये किताब लिखी है दास कैपिटल। ठीक है, ये दास कैपिटल जो है वो किसने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने लिखी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 4 है, ये देखिए प्रश्न नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 1920 में स्थापित पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन था। पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या था जो 1920 में स्थापित हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, क्या है, लीग ऑफ नेशन जो है ये साल 1920 में स्थापित होने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन था, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद इसकी ये जो संस्था है लीग ऑफ नेशन, इसकी स्थापना की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, तो इस प्रश्न 4 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लीग ऑफ नेशन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है प्रश्न नंबर 5, कहता है आंग्ल मैसूर युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मैसूर का नेतृत्व किया। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर है बी, टीपू सुल्तान। आगे अथवा में पूछा गया है 1793 में निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अफसर ने बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। तो स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला जो अंग्रेज था साल 1793 में वो था बी, ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला सवाल प्रश्न नंबर 6
प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है 1920 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये जो 1920 में भारत में आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था सी, असहयोग आंदोलन। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन जो है किसने, ये गांधी जी ने शुरू किया था। गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है जेट स्ट्रीम या ऊपरी वायु धाराएं निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर बहती है। तो इसका जो सही जवाब है प्यारे बच्चों, ये है ऑप्शन नंबर डी, समुद्र तल से 12,000 मीटर ऊपर ये जेट स्ट्रीम धाराएं जो हैं ये चलती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। यहाँ पे कहते हैं दिए गए मानचित्र में पूर्वी घाट, कहता है दिए गए मानचित्र में पूर्वी घाट के पूर्व की ओर बहने वाली दो नदियों के नाम पहचानिए। तो ये देखिए मैप दिया हुआ है हमें, तो इस मैप में हमें एक नदी यहाँ से बहती दिखा रखी है और एक नदी यहाँ से बहती दिखा रखी है। तो ये दो नदियां कौन सी है, तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, महानदी और कृष्णा। ठीक है, ये वाली जो रिवर है हमारी ये है महानदी, महानदी, और ये वाली जो रिवर है ये है कृष्णा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। प्रश्न जो है बहुत ज्यादा है तो इसलिए, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए फटाफट से आपको ये है मैं बता देता हूँ। आगे कहता है भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में अंकित एम पर्वत श्रृंखला की पहचान कीजिए। देखिए एम पर्वत श्रृंखला जो है ये एक राज्य है गुजरात। तो यहाँ से कौन सी पर्वत श्रृंखला निकलती है, तो देखिए अगर मैं बात कहूँ यहाँ पर्वत श्रृंखला की, तो इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला यहाँ से निकलती है और इसका नाम है अरावली, अरावली श्रृंखला। ठीक है, ये अरावली श्रृंखला है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी, अरावली श्रृंखला। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहता है ये दृष्टिबाधित जो कैंडिडेट्स के लिए है, जो दृष्टिबाधित कैंडिडेट है उनके लिए है ये प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, अरावली श्रृंखला। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है एक अधिकार एक व्यक्ति के लिए क्या अर्थ होता है। तो अधिकार का एक व्यक्ति के लिए क्या अर्थ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दावा। ठीक है, आगे अथवा में पूछा गया है, कहता है कि किसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य का क्या अर्थ होता है। तो कर्तव्य का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, चाहा हुआ। ठीक है, क्योंकि कर्तव्य देखिए ये हमारे ऊपर होता है कि हम किसी काम को करने में अपना कर्तव्य समझते हैं तो हम उस काम को करते हैं, अदरवाइज हम जो है उस काम को नहीं करते। तो किसी काम को करने में अगर हमें लगता है कि हमारा कर्तव्य, हम उसे करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 13 कहता है मूलभूत अधिकार है क्या। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्याय के योग्य। ठीक है, अथवा में पूछा गया है शिक्षा के अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के एक अध्याय में अनुच्छेद 21A के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है वो जोड़ा गया है। तो शिक्षा का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 21 में हमारे मौलिक अधिकार में आता है। तो ये जोड़ा गया है साल 2002 में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, आगे कहता है एक भारतीय राज्य के राज्यपाल द्वारा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति उसकी किन शक्तियों के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये राज्यपाल की कौन सी शक्तियां हैं, ये राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां हैं कि वो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है अथवा में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या कहता है देखिए इसमें कहता है एक भारतीय राज्य के राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति उसकी किन शक्तियों के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्यकारी शक्ति। ठीक है, कार्यकारी शक्तियों के माध्यम से ही राज्यपाल वित्तीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 15, कहता है लोकसभा की जो बैठक
होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की जो बैठकों की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा स्पीकर होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, स्पीकर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, आगे कहता है लोकतंत्र जनता के लिए और जनता की सरकार है, ये किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए है, अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने बोला था ये स्टेटमेंट कि लोकतंत्र जो है जनता का है, जनता की है और जनता के लिए है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है लोकतंत्र के लिए? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य सैनिक सेवा, ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त ये हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है, तो हमें इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस 18वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मानव विकास। ठीक है, क्योंकि मानव विकास के लिए ये चारों ही चीजें जरूरी होती है। मानव का विकास तभी होगा जब सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, जब जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, जब रोजगार के स्तर बढ़ेंगे और साक्षरता दर बढ़ेगी, तभी जो है मानव का विकास होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में मुख्य प्रतिभागी था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ भी हमें 4 तरीके की एक जो है ऑप्शंस दिए हैं 4 में, तो हमें पहचानना है कि इन चारों में से कौन से 2 ऑप्शन जो है वो सही है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि ऊपर दी गई स्वतंत्रताओं में कौन सुरक्षा की नई समझ है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मतलब दूसरा और चौथा यानी भूख से स्वतंत्रता और पर्यावरण क्षय से स्वतंत्रता। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 में क्या कहता है, आगे जो है प्रश्न नंबर 21 हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे हमें खालिस्तान दिए हैं, ये भरने हैं। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पुनर्जागरण। ठीक है, तो पुनर्जागरण की धारणा को कला और साहित्य के क्षेत्र में अभिव्यक्ति मिली। पुनर्जागरण कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो किस क्षेत्र में थी? वो थी सांस्कृतिक क्षेत्र में। ठीक है, तो किस क्षेत्र में थी? सांस्कृतिक क्षेत्र में। ठीक है, आगे अथवा कहता है डैश की भावना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा पुनर्जागरण। ठीक है, तो यहां हमारा क्या आएगा, इधर यहां आ जाएगा पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण की भावना यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के उदय को परिलक्षित करती है। लोगों ने अब स्वयं को मध्यकालीन अवरोधों, प्रतिबंधों और बंधनों से मुक्त करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर जो आएगा फिलप्स में, पहले फिलप्स में आएगा पुनर्जागरण और दूसरे वाले फिलप्स में आएगा अवरोधों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में कहता है, पहले प्रश्न में कहता पुनर्जागरण के दौरान यूरोपियों ने नई भूमि की खोज क्यों की? नई भूमि को क्यों खोजा? तो इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं, चलते हैं इसके आंसर। तो यहाँ देखिए ये है ऑप्शन। तो साहसिक जो लोग थे, जो ये साहसिक लोग हुआ करते थे, इन्होंने नई भूमि की खोज करना जो है क्यों किया? ताकि ये नई भूमि की खोज से क्या करते थे, खुद को प्रोत्साहित करते थे। तो ये जो प्रश्न का जो उत्तर है वो यहाँ से है, जांच से लेकर और यहाँ तक। तो ये जो सवाल है ये आपका जो आंसर है ये है 22 का फर्स्ट। ठीक है, तो ये उत्तर है आपके 22 के फर्स्ट का, कि जांच की भावना ने कई साहसिक लोगों को नई भूमि की खोज के लिए प्रोत्साहित किया। नए व्यापार मार्ग की खोज ने दुनिया के इतिहास को बदल दिया। यह कहा जा सकता है कि भगवान, प्रतिष्ठा और सोना इन खोजों का मुख्य उद्देश्य था। तो ये अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, व्यापार करने के लिए और लाभ कमाने के लिए जो है इन्होंने नए भूमियों की खोज की। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न नंबर 22 का पहला। ठीक है,
तो ये है 22 के पहले का उत्तर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है यहाँ पूछा गया है प्रश्न नंबर 2 में, औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोपीय लोग पूर्व के साथ व्यापार क्यों करना चाहते थे? तो ये यूरोपीय लोग जो थे पूर्व के साथ व्यापार क्यों करना चाहते थे? तो इसका सही जवाब होगा, देखिए जैसे पहला पॉइंट क्या है, कच्चा माल प्राप्त करना, कच्चा माल अधिक मात्रा में प्राप्त करना, अधिक मात्रा में प्राप्त करना। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, दूसरा पॉइंट है इसमें धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना। ठीक है, तो कच्चा माल अधिक मात्रा में प्राप्त करना और धर्म का प्रचार करना। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर 22 का दूसरा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है प्रश्न है तीसरा, कहते हैं औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोपीय लोग पूर्व के लिए सीधे व्यापारिक रास्ता क्यों खोज रहे थे? ठीक है, तो इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं। तो यहाँ देखिए इसका आंसर, तो यहाँ से अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो ये भौगोलिक खोजों से यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर 22 का तीसरा। ठीक है, 22 का तीसरा कहता है भौगोलिक खोजों से पहले यूरोपीय दुनिया पूर्व से मसाला, कपास, जवाहरात, रेशम आदि वस्तुएं मांगते थे, जिसकी आपूर्ति के लिए उन्हें अरब और इस्लामी प्रदेशों के बीच यात्रा करनी पड़ती थी और यह सुविधाजनक नहीं था, ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए ये जो यूरोपीय लोग थे ये डायरेक्ट जो है पूर्व के देशों की खोज में वहां की जमीन को खोजने के लिए लग गए और इन्होंने समुद्र के रास्ते जो है अपना एक पूर्व के देशों के साथ एक कनेक्टिविटी बना ली और समुद्री रास्ता खोज लिया। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर 22 का 3, यहां से यहां तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 का पहला है, कहता है ब्रिटेन की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहा जाता है? तो गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहा जाता है, तो इसके तो ये देखिए इसका उत्तर है, ये यहां से लेकर मतलब यहां से और यहां तक है। ठीक, तो इसको क्यों बोला जाता है गौरवपूर्ण क्रांति? देखिए क्या कहता है, 1688 में ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, क्योंकि इस गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिना खून खराबा जो किए, बिना खून बहाए इस क्रांति को जो है सफलता मिल गई। क्योंकि जो भी क्रांति इतिहास में हुई है उसमें अक्सर जो है हथियार उठाए जाते हैं, खून खराबा होता है, लेकिन इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी इसमें किसी तरह का भी खून खराबा नहीं हुआ, इसीलिए इसे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका जो उत्तर है ये है आपका 23 का पहला। ठीक है, 23 के पहले का उत्तर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2, कहता है इंग्लैंड के राजा जेम्स सेकंड को अपना सिंहासन क्यों छोड़ना पड़ा? तो देखिए जेम्स सेकंड को सिंहासन क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो राजा था जेम्स सेकंड, इसका आंसर जो है क्योंकि जो राजा था वो क्या था, राजा था वो जो राजा था वो निरंकुश था, निरंकुश था। ठीक है, निरंकुश था, साथ ही साथ वो एक अलोकप्रिय राजा था। ठीक है, राजा निरंकुश था, उसे प्रजा की कोई चिंता नहीं थी और अलोकप्रिय था क्योंकि प्रजा उसे पसंद नहीं करती थी, इसीलिए राजा को अपना सिंहासन जो है वो छोड़ना पड़ा। तो ये जो है आपका उत्तर है 23 का 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे थर्ड में पूछा गया है, कहता है कि राजा जेम्स सेकंड ने अपने देशवासियों का समर्थन क्यों खो दिया? तो किस लिए खो दिया? क्योंकि राजा जेम्स सेकंड जो था, पहला पॉइंट, वो लोगों के प्रति जो है कठोर नीति रखता था। लोगों के प्रति जो उसकी नीति थी वो कठोर थी। ठीक है, कठोर नीति रखता था, तो उसकी जो नीति थी वो लोगों के प्रति कठोर थी। ठीक है, कठोर नीति रखता था। दूसरा, उसने क्या करी, उसने महंगी और स्थायी सेना बनाई, जिसका असर लोगों की जेबों पर पड़ा। ठीक है,
तो इस वजह से देशवासियों के सामने वो अपना समर्थन खो बैठा। ठीक है, तो ये आपका है उत्तर 23 का तीसरा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे कहता है प्रश्न में रेलवे के किन्हीं दो लाभों को बताइए। तो रेलवे के दो लाभ कौन से हैं, हमें लाभ बताने हैं रेलवे के। पहला लाभ क्या है, यह है सस्ता यातायात का साधन है, यातायात का साधन है। ठीक है, यह सस्ता यातायात का साधन है। और दूसरा पॉइंट क्या है, यह एक साथ हजारों लोग जो है इसमें यात्रा कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो यह यातायात का सबसे सस्ता साधन होता है और इसमें एक साथ हजारों लोग यात्रा कर सकते हैं। तो ये हैं रेलवे के लाभ। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है प्रश्न नंबर 30 में कहता है मंत्री, इसमें आएगा मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभाग। ठीक है, मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच क्या है, विभाग के आवंटन के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है, और ये सलाह कौन देता है, ये सलाह देता है कौन, मुख्यमंत्री जो है वो अपने मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति और मंत्री परिषद के सदस्यों के विभाग के आवंटन को लेकर राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्या कहता है प्रश्न नंबर 31 में देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल, तो यहां आएगा निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद और सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, तो पहले फ्लक्स में क्या आएगा, पहले खाली स्थान में आएगा निर्वाचक मंडल और दूसरे खाली स्थान में आएगा संसद। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल है, सवाल नंबर 32 है। तो यहाँ हमें बताना है कि राष्ट्रपति की जो है वो कोई दो कार्यकारी शक्तियां हमें बतानी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां कौन सी है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये प्रश्न है हमारा 32, प्रश्न नंबर है 32। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति की कार्यकारी जो है शक्तियां बतानी है, कोई दो शक्तियां बतानी है। तो राष्ट्रपति की अगर हम पहली शक्ति की बात करते हैं तो इसकी पहली शक्ति जो होगी राष्ट्रपति की पहली, वो होगी कार्यकारी शक्ति। ठीक है, दूसरा होगा विधायी शक्ति। ठीक है, तो ये दो शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्ति और विधायी शक्ति। ये दोनों शक्तियां जो है ये राष्ट्रपति की है। तो ये है आपका उत्तर 32। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 33 है। तो प्रश्न नंबर 33 में क्या कहता है, देखिए यहां भी खाली स्थान दिया हुआ है, तो इसमें बोलेगा पहले में क्या आएगा, पहले में आएगा राष्ट्रपति अकाल की घोषणा केवल तभी करता है जब उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय कैसे लिखित में जो है भेजा जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसे लिखित रूप से जो है सूचना भेजता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला सवाल जो है कहता है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में बताया है, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है, कहता है लोगों का एक संगठित समूह जो अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करना चाहता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिविल सोसाइटी संगठन। ठीक है, सिविल सोसाइटी संगठन। तो लोगों का एक संगठित समूह जो अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करता है वो कहलाता है सिविल सोसाइटी संगठन। ठीक है, तो ये है आपका 34 का पहला, ये 34 का फर्स्ट उत्तर है। ठीक है,
आगे देखिए, आगे क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि लोगों का एक समूह जो किसी विशिष्ट परिणाम की प्राप्ति हेतु दृढ़ता से दबाव बनाता है, तो इसका जो सेकंड है, जो सेकंड का जो आंसर है वो है दबाव समूह। दबाव समूह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, कहता है शांति और सुरक्षा, इसमें आएगा सुरक्षा। साथ ही साथ देखने से पता चलता है कि वह स्थिति है जब व्यक्ति, संस्थाएं, राष्ट्र, क्षेत्र, राष्ट्र और महिलाएं महिलाएं बिना खतरे के एक साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सुरक्षा और महिलाएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहां हमारा अब एक दूसरा सेक्शन शुरू हो गया है, सेक्शन बी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन प्रश्नों को। चलिए, तो जैसे पहला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, कहता है आधुनिक युग का प्रारंभ दर्शाने वाली दो घटनाएं लिखिए। तो दो घटनाएं कौन सी थी बच्चों? पहली घटना थी पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, ठीक है। एक घटना पुनर्जागरण की हो गई थी, पुनर्जागरण। और दूसरी घटना क्या थी? सामंतवाद का पतन, सामंतवाद का पतन, ठीक है। पुनर्जागरण और सामंतवाद का पतन, ये दो घटनाएं थी आधुनिक युग के प्रारंभ की, ठीक। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 37 है। सवाल नंबर 37 कहता है भारत में परिवहन के सुधार के लिए अंग्रेजों ने निवेश क्यों किया? देखिए अंग्रेजों ने निवेश इसलिए किया ताकि कच्चा माल देश से जो है वो प्राप्त हो सके, देश से प्राप्त हो सके, ठीक है। दूसरा अधिक व्यापार किया जा सके, ठीक है। कच्चा माल देश से जो है प्राप्त हो सके और अधिक व्यापार किया जा सके, इसीलिए अंग्रेजों ने जो है वो परिवहन पर सुधार किए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कहता है भारत में अंग्रेजों ने एक अंग्रेजी पढ़े लिखे शिक्षित समाज का सृजन क्यों किया? तो क्यों किया इसका? तो देखिए अंग्रेजों ने इसका इसीलिए किया ताकि कम वेतन पर उनको मतलब अंग्रेजों को वफादार कर्मी मिल सके, ठीक है। वफादार कर्मी मिल सके ताकि कम वेतन पर अंग्रेजों को जो है वफादार जो है वो कर्मचारी या कर्मी मिल सके, इसलिए उन्होंने भारतीयों को जो है वो अंग्रेजी जो है वो पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। अंग्रेजी में उनकी शिक्षा पर जोर दिया। चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहता है भारत संविधान में मानव अधिकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न के उत्तर को देखिए मानव अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो इन अधिकारों से भाषण और अभिव्यक्ति की, देखिए यहाँ पर कई सारे पॉइंट है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है, मूलभूत जरूरतों को जो है वो पूरा होना सुनिश्चित हो जाता है। तीसरा जो है लोगों को सामाजिक न्याय और बुरी प्रथाओं से लड़ने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, उत्तर 38, 38वां, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगे प्रश्न है, प्रश्न दिया है किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए दो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें, अगर हम पहला बात करें तो क्या है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ठीक है। एक हमारा मौलिक कर्तव्य ये है। और दूसरा क्या है, दूसरा है महिलाओं का सम्मान, ठीक है। महिलाओं का सम्मान ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, वैसे हमारे कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं
हमारे, ठीक है, संविधान के अंदर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगे प्रश्न है, कहता है प्रश्न नंबर 39 में राज्यपाल की जो है 2 योग्यताओं को बताना है। तो पहली योग्यता क्या है, 35। तो पहली योग्यता जो है क्या, पहली योग्यता है कि आयु जो है, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा दूसरा पॉइंट है भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो 2 योग्यता है। पहली योग्यता जैसे मैंने बताई, 35 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, तो व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ठीक, अगला सवाल, मुख्यमंत्री की 2 शक्तियां बतानी है कि कौन सी शक्ति है। पहला मुख्यमंत्री की शक्ति क्या है कि बैठक जो भी होगी, मंत्री परिषद की जो भी उसकी बैठक होगी, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, और दूसरा मंत्रियों के नाम की सूची किसको देता है, राज्यपाल को देता है। ठीक है, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और मंत्रियों के नाम की सूची जो है वो राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुख्यमंत्री की शक्तियां होती हैं। ठीक, अगला सवाल देख रहे हैं। आगे कहता है प्रश्न नंबर 40 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या की व्याख्या करें। तो देखिए, अगर हम न्यायाधीशों की बात करते हैं तो एक जो होता है ये क्या है, ये हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है, और जो दूसरे न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं 33। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी 33 जो है वो दूसरे न्यायाधीश होते हैं। तो कुल कितने न्यायाधीश हो गए, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 34 न्यायाधीश हो गए हमारे। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल जज होते हैं वो 34 हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमें दे रखा है 41, राजनीतिक दल किस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चलाने में सहायता करते हैं। तो इसके आंसर को देखते हैं हम। तो यहां देखिए इसका उत्तर दिया हुआ है, राजनीतिक दल क्या करते हैं, ये लोगों को क्या करते हैं, ये जनता की राय जानने के लिए जो है काफी प्रयास करते हैं, और दूसरा ये लोगों की अपेक्षाओं और मांगों को समझते हैं और उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, ये लोग और सरकारी संस्थाओं के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं। तो लोगों की डिमांड को समझते हैं और सरकार तक उनकी डिमांड को पहुंचाते हैं। ठीक है, दूसरा, ये सरकारी संस्थाओं और लोगों के बीच में क्या करते हैं, एक रूप से कड़ी का काम करते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, इनमें भी राजनीतिक दलों में भी चुनाव होता है, तो ये लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं, ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, ठीक है, तो ये है आपका उत्तर 41। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर है 42। यहाँ पे इटली की दशा का वर्णन करना है पुनर्जागरण के समय से पूर्व में। तो इसके उत्तर को देखते हैं। देखिए, इसके अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, अगर हम लिखेंगे पहला, इटली में क्या होता है, इटली में जो है वो पुनर्जागरण की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे सांस्कृतिक कला और विज्ञान का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। दूसरा, सांस्कृतिक कला का विज्ञान का विकास होता है। तो आप इस तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 43, कहता है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का इंग्लैंड के प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में उदय का वर्णन कीजिए। देखिए क्या हुआ था, अगर इसका पहला पॉइंट,
जर्मनी ने जर्मनी की जो अपनी सेना थी, अपनी सेना को मजबूत किया। ठीक है, अपनी सेना को मजबूत किया। दूसरा, समुद्र में इंग्लैंड के खिलाफ क्या करी, अपनी नौसेना खड़ी करी। ठीक है, तो जर्मनी ने अपनी अपनी सेना को मजबूत किया, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। और समुद्र में इंग्लैंड के खिलाफ जो है अपने जहाज खड़े किए, अपनी नौसेना को खड़ा किया, जिससे कि इन दोनों देशों में क्या हो गई, दुश्मनी हो गई। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है 1857 के विद्रोह से पूर्व अंग्रेज के विरुद्ध जो है कौन से आंदोलन हुए, अंग्रेजों के खिलाफ कौन से आंदोलन हुए। तो 1857 में अगर हम से पहले जो आंदोलन हुए, जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक सन्यासी आंदोलन, सन्यासी विद्रोह बोल सकते हैं, विद्रोह ये होता है साल 1770 में। ठीक है, इसके बाद 1824 में एक विद्रोह होता है, कहां पर, उत्तर भारत में। ठीक है, तो ये और एक विद्रोह होता है कौन सा हमारा, पॉलीगर विद्रोह। ठीक है, पॉलीगर विद्रोह। तो पहला विद्रोह सन्यासियों का, दूसरा विद्रोह 1824 में होता है उत्तर भारत में विद्रोह, और तीसरा विद्रोह जो था वो था पॉलीगर विद्रोह। पॉलीगर जो थे ये छोटे किसान हुआ करते थे, जिन्होंने जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई, और ये जमींदारों को सपोर्ट था किनका, अंग्रेजों का। तो ये तीन विद्रोह थे जो 1857 से पहले हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगे प्रश्न में कहता है मद्रास के पॉलीगरों के विद्रोह के कारणों की व्याख्या कीजिए। देखिए, इसकी अगर हम व्याख्या करते हैं तो इसका पहला पॉइंट क्या है, करों की ऊंची दर। ठीक है, जमींदार जो थे करों की, उन्होंने ऊंची दर जो है वो पॉलीगर मतलब जो छोटे किसान थे उनके सामने रखी, तो करों की ऊंची दर। दूसरा, जमींदारों की शोषण वाली नीति। तो जमींदारों की शोषण वाली नीति और करों की ऊंची दर, ये ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये विद्रोह बड़े स्तर पर मद्रास में हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है भारत में वंदे मातरम के महत्व का परीक्षण कीजिए। तो वंदे मातरम के महत्व का परीक्षण करना है, इसके आंसर को देखते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, ये जो वंदे मातरम गीत था ये लोगों का क्या बन गया, प्रेरणा का स्रोत बन गया, और इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। और ये वंदे मातरम जो था ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट है ये सब वंदे मातरम से जुड़े हुए हैं, और इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 का है, 45 का अथवा में दिया है, कहता औपनिवेशिक भारत में क्षेत्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन जो है राष्ट्रीय संगठनों में कैसे परिवर्तित हो गया। देखिए, इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो होगा पहला, एकता को स्थापित करना। ठीक है, तो पहला पॉइंट एकता स्थापित करना। दूसरा पॉइंट जो होगा वो राष्ट्रीय आंदोलन को फैलाना। ठीक है, ये दो इसके पॉइंट थे जिससे क्षेत्रीय संगठन जो था वो एक राष्ट्रव्यापी संगठन में बन गया, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाया जा सके और बड़े स्तर पर जो है वो एकता स्थापित की जा सके। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 में कहता है ग्रामीण सड़कों की तुलना में तीन पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। तो इसके उत्तर को देखते हैं हम, चलते हैं इसके उत्तर पे। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, इसका उत्तर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप इसको जूम करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका उत्तर नंबर
46 46। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल पूछा गया है, कहता है भारत सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए कौन से 3 कदम उठाए गए हैं। तो इसके आंसर को देखते हैं, चलते हैं इसके आंसर पे। तो ये है इसका उत्तर, ये देखिए, नारी सशक्तिकरण पर क्या कदम उठाए हैं। महिलाओं को शिक्षा के अवसर दिए हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है, महिलाओं में आर्थिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ाया गया है, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया गया है और रोजगार के अवसर महिलाओं में बढ़ाए गए हैं, कानूनी सुरक्षा दी गई है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया गया है और लैंगिक भेदभाव को खत्म किया गया है। तो ये क्या है, ये है महिला सशक्तिकरण के सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर नंबर 47। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। तो यहाँ हमें अब प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 48। ये हमें एक नक्शा दिया गया है, यहाँ हमें ये मानचित्र का प्रश्न है, जिसमें हमें पहला बताना है भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बंदरगाह, एक उत्तर दक्षिण गलियारे का नगर और एक स्वर्णिम चतुर्भुज का नगर। ठीक है, तो देखते हैं हम, ये भारत का नक्शा हमें दिया गया है। तो जैसे हमसे यहाँ पूछा गया है, देखिए यहाँ ये वाला कौन सा नगर है, ये है श्रीनगर, श्रीनगर। ठीक है, और ये क्या है, ये उत्तर दक्षिण गलियारे का, अच्छा ये श्रीनगर जो है, एक मिनट, यहाँ पे श्रीनगर नहीं आएगा यहाँ, हाँ तो ये सही है, यहाँ है कौन सा, ये है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, क्वेश्चन नंबर 49 का 48 का डी, जिसमें पूछा गया था क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारे का एक नगर यानी श्रीनगर। ठीक है, तो और यहाँ पे, अच्छा ये वाला कौन सा है, ये है हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका नाम है नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसके बाद हमारा बी, ये क्या है, ये है एक बंदरगाह जिसको हम बोलते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, और ये वाला जो है, ये है हमारा क्या, ये है हमारा एक नगर जो है चेन्नई। कौन सा है, ये है नगर हमारा चेन्नई, जो स्वर्णिम चतुर्भुज का एक नगर है चेन्नई। ठीक है, तो इस तरीके से नक्शे आप देख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। तो देखो, जैसे यहाँ पर दृष्टिबाधितों के लिए भी एक प्रश्न है, पंजाब के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम, तो इसको हम लिख सकते हैं राजा साहसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केरल के एक बंदरगाह का नाम, यह है कोची। स्वर्णिम चतुर्भुज का उत्तरी नगर, यह है श्रीनगर। और श्रीनगर नहीं, यहाँ पे श्रीनगर नहीं आएगा, यहाँ पे एक स्वर्णिम चतुर्भुज के सबसे उत्तरी नगर का नाम, तो सबसे उत्तरी नगर का जो नाम है वो आएगा हमारा दिल्ली। ठीक है, और उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिण नगर, तो दक्षिण नगर जो आएगा यहाँ पर, ये जो दक्षिण नगर आएगा, ये आएगा हमारा चेन्नई। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, हमें प्रश्न नंबर 49 दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर हमें नक्शे में भरना है प्रश्न नंबर 49, तो इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 में पहला जो हमें दिया है, पहला है कावेरी नदी। तो देखिए कावेरी नदी जो है वो यहाँ से निकलती है इस तरीके से, ये क्या है, ये है कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी। उसके बाद आगे दिया हमें बी में काडमा पर्वत श्रेणी। जो काडमा पर्वत श्रेणी है वो हमारी यहाँ पर है, तो ये वाली जो पर्वत श्रेणी है ये है हमारी काडमा पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके बाद अगला हमसे पूछा है कि गुजरात का प्रतिवर्ष 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला स्थान, तो इसका जो जवाब होगा वो ये वाला जो स्थान है, ये वाला गुजरात का, ये वाला जो स्थान है, गुजरात का, ये है 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र। और लास्ट हमसे पूछा गया है नक्शे में छोटा नागपुर पठार, तो जो छोटा नागपुर पठार है वो ये वाला हिस्सा है हमारा छोटा नागपुर पठार का। ठीक है, तो इस तरीके से आप नक्शे में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा हो गया है प्रश्न नंबर
49। ठीक है, अगला है, अगला सवाल हमसे पूछा गया है, अगला प्रश्न है, हमें बताना पूर्वी तट की 4 विशेषताएं लिखनी है। तो विशेषताएं देखिए, अगर पूर्वी तट की बात करते हैं तो इसके उत्तर को देखिए, तो यहाँ देखिए यह है पूर्वी तट की विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर है आपका पूर्वी तट की विशेषताएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो इसके उत्तर को देखते हैं। ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं, यहाँ पर ये यहाँ शक्तियां दी गई है, तो ये है आपका उत्तर और ये है आपका आंसर नंबर 50। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कहता है हमें प्रधानमंत्री की शक्तियों की व्याख्या करनी है। तो इसके उत्तर को देखते हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियां कौन सी होती हैं। तो ये है प्रधानमंत्री की शक्तियां। ठीक है, ये क्या है, प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां हैं, ये प्रधानमंत्री की शक्ति है। तो यहाँ से यहाँ तक आप जो है देख पा रहे हैं, तो ये है आपका उत्तर, आपका आंसर 50 का। ठीक है, ये अथवा वाला जो आपसे पूछा गया है ये उसका उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, अगला जो सवाल है प्रश्न नंबर 51 है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बतानी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये साल 1945 में इसकी स्थापना होती है और 24 अक्टूबर 1945 को ये स्थापित होता है। इसको UNO भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी भूमिका क्या थी कि जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, तब 24 अक्टूबर 1945 को ही ये, उसी साल जिस साल वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसी साल ही इसकी स्थापना होती है, ताकि आगे किसी तरीके की कोई भी देशों के बीच में लड़ाई ना हो। ठीक है, तो इसकी कुछ भूमिकाएं हैं, देखते हैं। तो जो इसकी भूमिका है, पहला, विश्व में शांति की स्थापना। ठीक है, विश्व में शांति की स्थापना करना इसकी सबसे बड़ी भूमिका है कि शांति स्थापित रहे विश्व में और कोई भी देश आपस में ना लड़े। दूसरा, देशों के बीच में जो विवाद होता है, विवादों को, जो भी देशों के बीच में विवाद होगा, विवादों का निपटारा करना। ठीक है, विश्व में शांति की स्थापना करना और विवादों का निपटारा करना, जो भी देश आपस में विवाद है जिनका, उनका निपटारा करना। ठीक है, तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कुछ भूमिकाएं हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ये 24 अक्टूबर 1945 को ये बना था और इसको हम UNO भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न जो है ये कहता है, अगले प्रश्न में कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका की व्याख्या करनी है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, ये देखिए, इसके बारे में देखते हैं हम। तो ये है इसका उत्तर। तो देखिए गुट निरपेक्ष क्या था, गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी ग्रुप में शामिल ना होना। ठीक है, तो ऐसे बहुत से देश थे जो ना तो अमेरिका गुट में शामिल हुए और ना ही USSR रूस के गुट में शामिल हुए। ठीक है, तो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या करा, दुनिया में शांति की स्थापना की, इसने शांति बनाए रखने का काम किया। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इसने विश्व में शांति बनाए रखने का काम किया। इसने अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांत को बढ़ावा दिया, इसने विश्व व्यवस्था को बढ़ावा दिया, न्याय संगत विश्व व्यवस्था को बढ़ावा दिया और विकासशील देशों के मुद्दे को दुनिया के सामने रखा। ठीक है, और इस आंदोलन ने तीसरी दुनिया के देशों को सैन्य संगठनों में शामिल होने से रोका, ताकि तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो। तो ये था हमारा उत्तर नंबर 51। ठीक है, तो यहाँ पर ये उम्मीद करता हूं आपको इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। तो ये हमारे क्वेश्चन था 51। तो उम्मीद करता हूं ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं पूरे क्वेश्चन। तो जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर, मतलब पूरा पेपर जो था, ये मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट जरूर कीजिए। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए बेटा, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो था पेपर था, प्रैक्टिस पेपर था, जो ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया है यहाँ पर। और
आप इस पेपर की अच्छे से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी प्रश्न आप लोगों ने देखे हैं उसकी लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब आप अपने फाइनल पेपर में बैठें तो आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। इसीलिए जो भी आंसर आप देखते हैं उसको लिख लिख कर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी आप लिखेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा फाइनल पेपर में, और आप अवश्य ही बच्चे पास होकर अपने स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। ठीक है, और मिलेंगे फिर हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।